ये सब से मुझे काफी बेनिफिट भी मिला, बट मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपने स्पेशलाइजेशन करा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा देख के जाएं, क्योंकि इंटरव्यूअर वहाँ पे वो जरूर पूछते हैं। Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we have Aman with us. Hi Aman, how are you? Hello, I'm fine. Okay, Aman has cracked 3 banking exams, IBPS clerk, RRB clerk and RRB PO, and currently he is working in Prathama Bank. So Aman, please tell us about yourself briefly. My name is Aman Hashim, and I'm currently working in Prathama UP Gramin Bank. I have done my graduation in science stream in 2018, and after that I got placed in Tata Consultancy Services, where I have worked 2 years. And along with the work, I started my preparation for banking exams, and I have cracked 3 exams. IBPS clerical, which I got to Punjab National Bank, and then to RRB clerk, and then RRB PO. Okay, Aman, so you have completed your graduation in 2018, right? उसके बाद आपका Right. प्लेसमेंट टीसीएस में हुआ, तो आपने इमीडिएटली ही बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या मतलब किस पॉइंट पे आके आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी? नहीं, पहले तो ऐसा था कि 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन मैंने 2018 में ही टीसीएस का ऑफ कैंपस ड्राइव होता है, तो एक एग्जाम होता है, देन उसके इंटरव्यूज होते हैं इफ एग्जाम वाज क्लियर। तो मैंने एग्जाम क्लियर किया, देन मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वहां से मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ तो 2019 आ चुका था। तो इस बीच मेरे पास 2018 टू 19 में कोई भी जॉब नहीं थी, तो मैंने प्रिपरेशन अपनी 2018 में स्टार्ट कर दी थी। देन मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम विद जॉब दिया 2019 में, जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट रखी। ओके, 2019 से आपने बैंक के एग्जाम्स देना स्टार्ट करे, कितने प्रीलिम्स आपके क्लियर हुए और मतलब कितने अटेम्प्ट रहे पहला एग्जाम क्लियर होने से पहले? मैंने सिर्फ पहला एग्जाम क्लियर होने से पहले सिर्फ 2 अटेम्प्ट दिए थे, एक आईबीपीएस क्लरिकल एंड देन आईबीपीएस पीओ। उन दोनों के मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे, अदरवाइज सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए आगे। ओके, सो अमन, प्लीज टेल मी कि मतलब जब आपने स्टार्ट करी बैंकिंग की प्रिपरेशन, तो आपने मतलब क्या सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? आपने ऑफलाइन कोचिंग देखी, ऑनलाइन कोचिंग देखी, मॉक्स किए, टॉपिक्स कैसे कवर किए, मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया, वो आप बताएंगे हमें? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अलॉन्ग विद जॉब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब सेशंस पे देख स्टार्ट किया कि बेसिक क्लासेस में कैसे क्या होता है। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब से तो नहीं हो पाएगा। देन मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया बैंकिंग एग्जाम्स का, हम्म। एंड उसके साथ मैंने मॉक टेस्ट खरीदे, प्रैक्टिस मॉक के, जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस देखना स्टार्ट किया और मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करी। ओके अमन, तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी है वो आपने वीडियोस के थ्रू करी है और मॉक्स के थ्रू करी है, तो क्या आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे प्रिपेयर किया? लाइक रीजनिंग अगर आपने स्टार्ट करी, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा, तो वो कैसे, मतलब उसमें कैसे एक्सेल किया? सबसे पहले तो मैंने हर टॉपिक वाइज सिलेबस को नोट किया कि क्या सिलेबस पूछा जा रहा है सारे बैंकिंग एग्जाम्स में। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए और उनको एनालाइज करने की कोशिश करी कि क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आते हैं। देन मैंने वो टॉपिक्स नोट किए हम्म। और उसके बाद मैंने वो हर एक टॉपिक की वीडियोस देखना स्टार्ट किया। और जब मैंने वीडियोस देख ली तो जैसे प्रैक्टिस मॉक में ही है, मिनी क्विजेज आते हैं, तो हम्म। वो हर टॉपिक के अलग होते हैं। जैसे सिलोगिज्म का क्विज आ गया या फिर डायरेक्शन सेंस का, पजल का क्विज आ गया। तो मैंने एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाते उसके साथ ही उसके क्विजेस भी अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए, और मैं रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मेरे सारा सिलेबस कवर हो गया। एंड देन उसके बाद फुल मार्क्स देने लगा तो उसमें भी मार्क्स आने लगे। ओके, क्वांट के लिए आपने क्या किया? क्वांट के लिए मैंने आर एस अग्रवाल एंड किरण पब्लिकेशन की बुक
से स्टार्ट किया था। देन मुझे लगा कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर मैंने एक बुक आती है क्वांटम कैट बाय सार्वेश के वर्मा, उससे मैंने अर्थमेटिक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और हर एक चैप्टर में उसमें लेवल वाइज होता है, जैसे फर्स्ट लेवल होता है वो एकदम बिगिनर लेवल है, देन सेकंड लेवल होता है वो थोड़ा मॉडरेट, एंड थर्ड लेवल होता है वो एकदम मेंस लेवल तक का होता है। तो मैंने हर एक लेवल के क्वेश्चंस दो दो तीन तीन बार करे, देन मुझे उसमें प्रिपरेशन में हेल्प मिली, एंड देन मैंने वो चीज़ अपनी मॉक्स में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई किया, देन उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ओके, इंग्लिश के लिए आपने कुछ डिफरेंट किया? इंग्लिश के लिए तो मैम बस रीडिंग पे ही मैंने ज़्यादा फोकस किया। जैसे लोग बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ लो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं बस अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करे हुए था, जैसे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं उसमें सब बोलते हैं कि एडिटोरियल वगैरह पढ़ लो, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है मैंने वही पढ़ी। जैसे मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स का पेज खोल लेता था, देन मैं स्पोर्ट्स को रीड कर लेता था कि आज स्पोर्ट्स में क्या हुआ। या फिर मुझे मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं मूवीज वाला एंटरटेनमेंट का पेज खोल हम्म। में लिया, देन मैं पैसेज रीड कर लेता था। जैसे जो मॉक्स में पैसेज आते हैं तो हम्म। वो मैं उसको रीड करके उसके बारे में एक बार मैं खुद से डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखता था कि मैं इस पे कुछ लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद मैं उससे कंपेयर करता था कि इसमें और मेरे में क्या फर्क आ रहा है। ओके, एक बार आपकी पूरी प्रिपरेशन जब हो गई थी कंप्लीट, तो उसके बाद आपने जो पहले प्रीलिम्स दिए थे वो तो एक दो प्रीलिम्स तो आपके नहीं क्वालिफाई हुए। उसके बाद पहला एग्जाम राइट, जो आपका क्वालिफाई हुआ, क्या वो आईबीपीएस क्लर्क था या और कौन कौन से प्रीलिम्स राइट। आपने क्लियर? पहला एग्जाम सबसे आईबीपीएस क्लर्क था। ओके, तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया और उसके बाद आपने आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी उसी का क्लियर करा? राइट, फिर मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी उसी का क्लियर हुआ था। ओके, अमन, तो फिर आपने जो मेंस दिया उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी या आपने स्टार्टिंग से ही सब एक साथ पढ़ना स्टार्ट किया कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ लेकर चले? जीए भी स्टार्टिंग से ही पढ़ा या अलग से पढ़ा? मेंस के लिए क्या डिफरेंट किया आपने? मैंने मेंस के लिए तो सबसे पहले दो अलग अलग मॉक्स लिए। जो एक तो मैंने प्रैक्टिस मॉक का ही लिया हुआ था, एक मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म का भी ले लिया। ओके। और प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स में सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि उनके जो मॉक्स होते हैं वो एकदम ऐसे लेवल के होते हैं कि एग्जाम उनके लेवल से एक लेवल नीचे ही आता है। हम्म। तो अगर आप उतना हाई लेवल पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में जब आपके सामने पेपर खुल के आता है तो वो आपको एज कम्पेयर टू प्रैक्टिस मॉक के मॉक से इजी लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने दो डिफरेंट टाइप्स के मॉक्स लिए। हम्म। उसको मैंने उसके सेक्शनल वगैरह, जैसे अब 3 घंटे का पेपर देना घर पे बैठ के तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं ऐसा करता था कि सेक्शनल दे देता था। उसमें सेक्शनल भी होते हैं, हम्म। तो मैंने सेक्शनल मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट किया, उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, और मैंने हाई लेवल रीजनिंग के लिए हाई लेवल पजल्स लगाने स्टार्ट किया। तो मैं दिन में कम से कम 3 से 4 मेंस लेवल की पजल्स रोज जरूर करता था, चाहे मेरा मेंस एग्जाम हो या फिर ना हो आगे, बट मैं करता जरूर था उसको। और ऐसे ही मैं 3 से 4 मेंस लेवल के डाटा इंटरप्रिटेशन भी जरूर सॉल्व करता था। ये मेरा डेली का रूटीन था। और मेंस लेवल के लिए इंग्लिश में मैं हमेशा पैसेज सॉल्व करता था, और उसको फिर डिस्क्रिप्टिव मोड में भी मैं लिख के देखता था कि मतलब ये आ रहा है मुझे या नहीं आ रहा, मैं इस पे कुछ लिख पा रहा हूँ या फिर नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इससे मुझे हेल्प मिली। ओके, तो आप मतलब मॉक्स देते थे फिर आप उसे एनालाइज करते थे? मॉक देने की कोई आपकी राइट। अपनी स्ट्रेटेजी थी या फिर क्या था, क्वेश्चन सिलेक्शन? प्रीलिम्स में तो मैम ये था कि मैं इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट ही चाहता था कि देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसा तो रहता नहीं है कि बहुत टफ आ रहा हो। प्रीलिम्स में इंग्लिश तो इजी होती है, अगर आप रोज रीडिंग कर रहे हैं तो फिर इंग्लिश में कोई ऐसी डिफिकल्टी लगती नहीं है, आपकी आदत बन जाती है। तो वो पैसेज आप एक बार जब पढ़ते हो उसको स्किम करना आ जाता है, तो वो आप सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इंग्लिश में तो बस मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आप रीड करोगे तो आप सारे क्वेश्चन 30 बाई 30 अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं क्वांट का बताऊं तो मैं सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस करता था जो बंच में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं डी डीआई पे हाँ। जाता था। जैसे डीआई के 5 क्वेश्चंस एक साथ मिलते हैं,
तो मैं हम्म, बंच वाले क्वेश्चंस पहले उठाता था। जैसे मैं मुझे नंबर सीरीज दिखी तो मैं पहले वो 5 नंबर सीरीज सॉल्व कर लेता था। हम्म, अगर उसके बाद मेरा कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ जाता था तो मैं उसको मार्क फॉर दी रिव्यू करके वो क्वेश्चन स्किप कर देता था। ओके। और उसके बाद मैं अगला बंच वाला क्वेश्चन ढूंढता था। जैसे फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन मिल गए तो वो 5 to 6 सेट होता है क्वेश्चन का, तो वो पूरा सेट सॉल्व कर लेता था। उसके बाद फिर मुझे जो अगला सेट मिलता था, जैसे डीआई के 1 से 2 सेट मिलते हैं हम्म, मिनिमम, या फिर 3 सेट भी होते हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब सॉल्व कर लिया जाए प्रीलिम्स में। देन उसके बाद जब सारा ये सब सॉल्व हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन तो इसमें ही आ जाते हैं। फिर जो बाकी 10 to 12 क्वेश्चन बचे वो मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक के होते हैं। हम्म, तो उसके बाद मैं अर्थमेटिक पे जाता था। उसमें भी मैं वो टॉपिक उठाता था जो मेरे एकदम मेन कोर टॉपिक्स हैं, जो मुझे जिसमें इतना कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे से स्किप नहीं होगा। ओके। तो जैसे मुझे प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम्म, मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी है, अच्छा भी लगता है। तो मैं प्रॉफिट लॉस के सवाल उसमें ढूंढता था कि मॉक में कौन सा प्रैक्टिस वो प्रॉफिट लॉस का आया है या फिर रेशियो का कौन सा आया है। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़े थे, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, इन सबको मैं स्किप कर देता था। ओके। तो वही है कि आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी कि कैसे मॉक देना है, फिर वही आप फॉलो करते थे एक्चुअल एग्जाम में। तो राइट। आपका जब आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो गया था तो आपने पीएनबी ज्वाइन किया 2021 में, राइट? उसके बाद फिर राइट। आपने जॉब के साथ ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी फॉर ऑफिसर रैंक एग्जाम्स। हाँ, जॉब के साथ ही मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। ओके, तो फिर आपका क्या रूटीन रहता था? इससे व्यूअर्स को ये पता चलेगा जो अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता था आपका। एक्चुअली 10 to 5:30 या फिर 6 बोल लीजिए, क्योंकि क्लरिकल कैडर में एक टाइमिंग फिक्स रहती है कि आपको 5:30 बजे के बाद वो नहीं रोकते हैं। ओके। बट रूम पे पहुंचते पहुंचते 6 बज ही जाता था। हम्म, तो 10 to 6 तो ये पूरा रूटीन था कि ऑफिस में ही रहना है। हम्म, और सुबह तो बिल्कुल स्टडी नहीं हो पाती थी, क्योंकि थोड़ा सा रात में देर तक पढ़ता था, हम्म, तो सुबह उठने में ही देर हो जाती थी, बाकी हम्म, फिर काम भी होता है। तो मैं रूम पे 6 बजे तक आ जाता था। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करता था, 1 डेढ़ घंटा। देन मैं 7:30 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करता था, और फिर मैं 2 घंटे स्टडी करता था 9:30 बजे तक। उसके बाद मैं आधा घंटा डिनर वगैरह कर लेता था। देन हम्म, 10 to 12 मैं दोबारा स्टडी करता था। तो ये 4 आवर्स मैंने निकाले थे, ओके। मतलब जॉब के साथ भी हम्म, पढ़ाई करने के लिए। ओके। और तो फिर जो वीकेंड मिलते हैं उस पे भी कर लेता था, उस पे ज्यादा हो जाता। तो इसमें आपका मॉक देने का क्या रूटीन रहता था? मॉक मैं इस पे रेगुलरली तो नहीं दे पाता था, जैसे मैं अपने पहले टाइम में दे लेता था, क्योंकि टीसीएस में ऐसा था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो हम्म, उसमें मुझे घर पे ही रह के जॉब करनी थी। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं उसमें 1 घंटा निकाल लेता था मॉक देने का। बट ऑफिस में बैठ के मॉक तो यही हो गया था कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देता था। पहले मैं डेली देता था, बट फिर जब जॉब लग गई तो फिर मैं ऑल्टरनेट डेज पे देने लगा। जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे गैप कर लिया, फिर वेडनेसडे को मॉक दिया, ऐसे करके देता था। ओके। तो जब आप जॉब में 2021 में एग्जाम्स दे रहे थे, आप सारे एग्जाम्स दे रहे हो क्या? आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ प्रीलिम्स, तो इनके क्या हाँ, सॉल्व मैंने किए थे ऑफिसर आपने? रैंक के दिए थे सब। सारे एग्जाम दिए थे? तो आपका डायरेक्टली आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था या और भी कोई प्रीलिम्स क्लियर हुए थे? नहीं, मेरे 3 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, देन आईबीपीएस पीओ का भी हुआ था, देन हम्म, आरआरबी पीओ का भी हुआ था। 3 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे मेरे। ओके। तो उनका मेंस में आपका रह गया था एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में? हाँ, उसमें मतलब जॉब के साथ मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही हम्म, थी, तो उसमें मेरा मेंस में थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे। ओके। फिर आरआरबी पीओ का आपका मेंस क्लियर हुआ। मेंस में हाँ, आरआरबी कैसा रहा पीओ। आपका रिजल्ट? उसके बाद इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बताएं। मेंस में तो मैं आरआरबी पीओ में देखिए ऐसा रहता है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। आपको 2 आवर्स कंपोजिट मिलते हैं,
तो हम्म आप उन 2 आवर्स में जो अपने कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मुझे रीजनिंग बहुत पसंद है, हम्म तो मुझे रीजनिंग और मैथ दोनों ही बहुत पसंद है, बट अगर चूज करना होगा तो मैं रीजनिंग ही चूज करूंगा। ओके तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही पेपर खुलेगा मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं डायरेक्ट रीजनिंग पे जंप करूंगा। हम्म तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आरआरबी पीओ मेंस में रीजनिंग के। ओके देन मैंने रीजनिंग का जैसे ही पेपर खुला मेरे सामने, जैसा मैंने सोचा था कि मैं 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट वहां पे वैसा हो नहीं पाया। मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे, एक पजल में मैं स्टिक हो गया था। तो मैंने कहा चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी 35 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। देन उसके बाद मैंने कंप्यूटर अटेम्प्ट करी, जो कि 40 आते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली आप 10 मिनट्स में कर सकते हो। हम्म तो मैंने टाइम पहले ही से माइंड में सोच के रखा था कि मैं 30 to 40 मिनट्स रीजनिंग को दूंगा, बट इसको फुल कर लूंगा। और उसके बाद मैं 10 मिनट्स कंप्यूटर और 10 मिनट्स जीए को दूंगा, तो ये 1 आवर में मेरे 3 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ भी था पेपर में। हम्म तो मेरे ये 1 आवर 5 मिनट्स में ऑलमोस्ट ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो गए। देन मैंने इंग्लिश पे स्विच किया। ओके के बाद अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स मेरे पास लास्ट में बचे थे, उसमें मैंने क्वांट किया। ओके तो इसमें आपका मतलब वही है फिर से कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी कि आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, आपका रीजनिंग है या क्वांट है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्टअप होता है कि हाँ ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, तो उसके बाद आपका आगे का पेपर भी अच्छा होता है। आपका इंटरव्यू का क्या राइट। एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू में पहले तो मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली आई थिंक, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, बट मैंने शायद 134 क्वेश्चन मेंस में अटेम्प्ट किए थे। ओके तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि लोगों का ऐसा था कि वो 140 141 142 ऐसे अटेम्प्ट करके आ रहे थे। ओके बट मैंने फिर जब रिजल्ट आया तो मतलब उसमें क्लियर लिख के आया इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू के लिए सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। तो मुझे कुछ खासा मटेरियल मिला नहीं यूट्यूब पे कि मैं हम्म कहाँ से पढूं। तो हम्म फिर मैंने जो टॉपर्स इंटरव्यू करके आते हैं, मैंने ऐसे सर्च किया कि टॉपर्स इंटरव्यू क्या है, तो उसमें मुझे एक इंटरव्यू मिला। उसमें यही बोला गया कि आप टॉपिक वाइज देख लीजिए, जैसे आप बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए, हम्म एनपीए में क्या होता है, या फिर रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ के जाइए। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो हम्म ये सब के बारे में मैं पढ़ के गया हूँ, और ये सब से मुझे काफी बेनिफिट भी मिला। बट मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है, जिस भी सब्जेक्ट से है, जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन करा हुआ है, हम्म उसमें आप थोड़ा सा देख के जाएं, क्योंकि इंटरव्यूअर वहाँ पे वो जरूर पूछते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस भी पूछे एंड देन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से भी पूछे। ओके तो क्या आपको सारे आंसर्स आते थे, और नहीं आते थे तो मतलब कैसे टैकल किया? और इंटरव्यू में जो एक प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल किया? जैसे बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत आपका क्यूआरई में काफी अच्छे होते हैं, जीए में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें इंटरव्यू से डर लगता है। तो उसके लिए आप कुछ एडवाइस देंगे या अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? देखिए, जैसे ही मैं गया था, हमारा इंटरव्यू का टाइमिंग था सुबह 10 बजे। हम्म तो मैं वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गया था। ओके उसके बाद मेरा पैनल 5 था। तो वहाँ पे हर ऑलमोस्ट 10 पैनल्स थे, और हर पैनल में ऑलमोस्ट 70 to 80 कैंडिडेट्स थे। तो उनमें से 40 40 के 2 बैचेस बनाए गए, जिनमें से एक को लंच के बाद रखा गया 2 PM के बाद, और एक को लंच के पहले। तो मेरा लंच के बाद कर दिया गया। ओके तो मैं बैठ गया जाके जहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि जो पहली मीटिंग के बच्चे थे वो जा रहे थे, हम्म और ऑलमोस्ट 10 to 12 और 13 मिनट सबका इंटरव्यू चल रहा था। तो जो जो बाहर आते जा रहे थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनसे पूछ रहा था कि अंदर कैसा है, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी पहला इंटरव्यू था तो मुझे भी ओके डर लग रहा था। हम्म बट जैसे जैसे कैंडिडेट्स बाहर आके बताते गए कि वो लोग फ्रेंडली नेचर के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप भटक रहे हो वहाँ पे वो आपको उल्टा बता भी रहे हैं, तो धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगा। फिर मेरा नंबर आते आते ऑलमोस्ट 5 बज गया था शाम का। ओके तो मैं अंदर गया, मैंने उनको गुड इवनिंग विश किया। तो उन्होंने मुझसे बैठने को कहा, फिर मैं सीट पे बैठा। तो
उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और उसके साथ मैंने एनओसी भी लगाया था जो मुझे हम्म पंजाब नेशनल बैंक से मिला था। हम्म तो उन्होंने मेरा एनओसी देखा, तो उन्होंने यही पूछा कि आप तो ऑलरेडी वर्किंग हो, आपको हम्म तो अच्छा खासा नॉलेज होगा। हम्म तो मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा स्माइल किया, मैंने हम्म जितना आता है उतना ही आता है। तो बोलने लगे, अच्छा आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? तो मैंने हम्म कहा, सर मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो कहने लगे कि आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? तो मैंने कहा, मुझे फिजिक्स पसंद है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अमन, फिर मैं आपसे फिजिक्स में ही सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन मुझसे फिजिक्स के पूछे, जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट 3 आते थे और 3 मुझे नहीं पता थे। ओके अब वो वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे वो मुझसे पूछ रहे थे कि एक उनके पास पेन रखा हुआ था, हम्म तो वो पूछ रहे थे कि ये पेन रेड क्यों दिख रहा है। अब ओके मेरा ग्रेजुएशन हुए लगभग 3 साल हो चुके थे, तो मुझे हम्म इसका आंसर नहीं पता था, तो मैंने हम्म सॉरी बोल दिया कि मैं सॉरी हम्म सर, आई डोंट नो। तो फिर उन्होंने खुद बताया कि ये क्यों रेड दिख रहा है। ओके और सही, और भी फिजिक्स के सवाल पूछे, तो मैंने ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन के आंसर दिए, 50% के मैं नहीं दे पाया था। देन उन्होंने अगले जो पैनल मेंबर थे उनको पास कर दिया, जो बीच में थे, तो शायद वो हेड थे ओके पैनल के। तो उन्होंने मुझसे थोड़े बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज पूछे कि रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज आप क्या समझते हैं, ये सब ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। तो ये सब मैं पढ़ के गया था क्योंकि मैंने देखा हुआ था। तो ये सब मैंने दिया, तो ऑलमोस्ट 13 to 14 मिनट्स मेरा इंटरव्यू कंटिन्यू हुआ। देन उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और ऑल द बेस्ट बोला, कहने लगे आप जा सकते हैं। फिर मैं चला आया। ओके आपने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया है या इंग्लिश में दिया है, या मतलब उन्होंने आपसे पूछा है कि किस लैंग्वेज में देना है, क्या प्रेफर किया था आपने? एक्चुअली जैसे मैं गया, तो मैंने तो उनके आंसर्स इंग्लिश में ही क्वेश्चन उनके जो थे, तो हम्म उन्होंने तो हिंदी में क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने आंसर देना इंग्लिश में प्रिपेयर किया। तो वो बोलने लगे, आप आरआरबी का इंटरव्यू देने हम्म आए हो, आप हम्म कोई नेशनलाइज बैंक का इंटरव्यू देने नहीं आए हो। तो आप अगर कोई वहाँ पे कस्टमर आएगा हम्म और आप इंग्लिश में उससे बात करोगे, तो कैसे वो लोग समझेंगे? हम्म तो वो मुझसे हिंदी में ही क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करिए। तो फिर मैंने आगे हिंदी में ही कंटिन्यू करा। ओके जिन्हें भी इंटरव्यू के लिए ये फोबिया रहता है कि हाँ इंटरव्यू जिनके लिए एक बहुत बड़ा फेयर है, वो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे पैनल आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है, और वो टेस्ट ही आपकी पर्सनालिटी करते हैं, क्योंकि जो भी एनालिटिकल जो भी उनको टेस्ट करना है सब प्रीलिम्स में हो चुका है, सब मेंस में हो चुका है, वहाँ वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि कितना आप नर्वस हैं, आप कितना। तो ये आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अब आपके क्या आगे प्लान्स है? अभी भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं और कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी आप प्रथमा बैंक में है, राइट? राइट। तो मैं आगे का मेरा अभी 2 एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हैं, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, जो कि मैं लास्ट बार ही दे रहा हूँ। मैं इसके बाद मेरा प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी के लिए रहेगा। ओके मैं नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी, मेरा टारगेट है कि मैं आरबीआई ग्रेड बी या फिर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम मैं क्लियर करूं। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं आगे। ओके तो अभी भी आपकी वही सेम रूटीन चल रहा है, आप मॉक्स दे रहे हैं इवनिंग हाँ, मैंने मॉक में? देना स्टार्ट रखा है एक्चुअली। ऑफिसर कैडर में यह है कि बैंक जाने का तो टाइम होता है, बट आने का, जब तक बैंक बंद नहीं हो जाता तब तक टाइम नहीं होता है। तो जैसे ही मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, देन मैं मॉक जरूर देता हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन मैं मॉक देता हूँ और अगले दिन उसको एनालाइज जरूर करता हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉक देते जाएंगे तो उससे आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। या बट जब तक आप उसका डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा बिल्कुल भी। आप एक एक क्वेश्चन को मॉक के, जो जैसे भी एक एक क्वेश्चन होता है, उसको आप तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक आपको एकदम उसमें शॉर्टेस्ट अप्रोच ना पता चल जाए। बेस्ट जैसे अप्रोच आपको। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जैसे अब कुछ अप्रोच तो मॉक्स के सॉल्यूशन में ही मिल जाते हैं, बट वो लेंदी अप्रोच होते हैं। आप उसको 2-3 तरीके से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, कि अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप एक, जैसे मॉक में 35 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, और 35 क्वेश्चन ही होते हैं मेंस में भी।
उसके लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। बट हम्म, अगर आप मेंस का एक मॉक लेके बैठेंगे और उसके एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार तरीकों से देखेंगे, तो वो आपका 2 दिन लग जाएगा एक मॉक कंप्लीट होने में। लेकिन वो 2 दिन आपको उतना बेनिफिशियल होगा जो जितना आप 5 मार्क्स दे के भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो। एग्जैक्टली। मतलब वो आप जरूरी है कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा तरीके देखें, ताकि अगर वहां पे एग्जाम हॉल में पैनिक होके अगर आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं हिट कर रहा है, तो आप उसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो सेम वही है कि आपको मॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। एक बार आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और मॉक्स में भी आपको फिर उन्हें एनालाइज करना रहता है कि आप हर राइट। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आप सबमिट कर रहे हैं मॉक, तो हर सब्जेक्ट को आप अलग से एनालाइज करो, हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, जो सॉल्यूशन गिवन है उसका अप्रोच देखो, अपने आप से खुद से 2-3 अप्रोच लगाओ। ओके, तो राइट। जीए की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? जीए के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं? जीए के लिए अफेयर्स करके आता है प्रैक्टिस मॉक का। ओके, जो यहाँ से भी मंथली। मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। राइट। जो एक इनका और बेस्ट 500 भी प्रैक्टिस मॉक के हम्म। जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से भी ऑलमोस्ट मतलब 5 to 8 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं उसमें से हम्म। भी। बाकी मैंने अफेयर क्लाउड से भी हम्म। और स्टडी आईक्यू, ये दो में से एक सोर्स मैं फॉलो जरूर करता था। तो ओके। अभी अफेयर क्लाउड्स का तो ऐसा है कि वो इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है हम्म। कि उतना तो टाइम नहीं है करने का, तो मैं हम्म। स्टडी आईक्यू पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ओके। और साथ में मैं प्रैक्टिस मॉक के जो मंथली पीडीएफ आती है उसको भी हम्म। साथ में करता हूँ। तो ये दो सोर्स मिलके उसके बाद जो इनके क्विजेज रहते हैं ये प्रैक्टिस मॉक के, वो भी हम्म। काफी अच्छे होते हैं। तो उनको मैं जैसे एक बार मैंने एक मंथ का कंप्लीट कर लिया, फिर उस मंथ के सारे मैं क्विजेस लगा लेता हूँ। हम्म। जो भी जितने एक दो तीन क्विजेस रहते हैं, दो क्विजेस वैसे ज्यादातर रहते हैं, तो वो दो क्विजेस मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। ओके, सो अमन, और कोई आपकी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे यूएस? एडवाइस ये है कि अगर थोड़ा सा कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मेरा एक ग्रुप बन गया था हम्म। जिसमें 3 से 4 फ्रेंड्स थे। तो हम लोग जो भी मॉक देते थे सबने ही वही मॉक्स परचेज कर लिए थे, दो दो ओके। प्लेटफॉर्म के। हम्म। जैसे एक का सबने प्रैक्टिस मॉक का मॉक परचेज कर लिया, दूसरा एक किसी और प्लेटफॉर्म का मॉक हम्म। परचेज कर लिया। तो हम लोग का फिक्स रहता था कि आज इस डेट पे हमें इस नंबर का मॉक देना है। ओके। तो फिर हम लोग चारों पांचों लोग वही मॉक देते थे और उसमें अपने स्कोर्स कंपेयर करते थे कि हम्म। जैसे मेरा क्या स्कोर आया है और तुम्हारा क्या स्कोर आया, या तुम्हारा क्या क्वेश्चन छूट गया, या मेरा कौन सा रह गया। तो उससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मेरा स्कोर कम रह गया और मेरे फ्रेंड्स का ज्यादा आ गया, तो मुझे हम्म। रहता था कि मुझे अगली बार इनसे किसी भी हाल में ज्यादा करना ही करना। वो ओके। एज अ फ्रेंडली कंपटीशन या एक हेल्दी कंपटीशन रहता है जो कि काफी अच्छा रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ग्रुप बना लें, जो भी लोग हैं, और ग्रुप स्टडी करें। ज्यादा देर नहीं, बट हाँ जैसे मॉक दें तो ग्रुप में दें, ताकि आप एक दूसरे से compete कर सकें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और अगला बंदा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ओके, ठीक है, ये काफी अच्छी अप्रोच आपने बताई है कि उसमें आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ आपको नहीं आ रहा है आप वो भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको इंस्टेंट रिप्लाईज मिल सकते हैं वहां पे। ओके अमन, राइट। राइट। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू।